नमस्कार दोस्तों, आयुष क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है, मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको कैसे लग रहे हैं? अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो इसे प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जहां भी बता सकते हैं आप बताइए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, बार बार प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं पॉलिटी के सारे टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। अगर टाइम मिला, अगर मौका मिला, अगर आप लोगों ने मेरा मोरल अप करते रहे तो मैं हो सकता है और सब्जेक्ट्स भी आपके पास लेके आऊं। ठीक है दोस्तों, तो मैं ज्यादा समय नहीं खराब करूंगा और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या पढ़ रहे थे और क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने संविधान के स्रोत पढ़े, उसके बाद संविधान की अनुसूचियां पढ़ी, संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और उसके बाद हमने भारत का राज्य क्षेत्र पढ़ा। भारत का राज्य क्षेत्र पढ़ने के बाद हमने आर्टिकल 5, 6, 7 नागरिकता संबंधी आर्टिकल्स पढ़े। आर्टिकल 5, 6 और 7 मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर बताए थे कि आर्टिकल 5, 6, 7 में क्या क्या है। आर्टिकल 5 में दोस्तों मोटा मोटा ये है कि भारत के राज्य क्षेत्र मतलब वही मूल चीजें हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, माता पिता भारतीय हों। उसके अलावा आर्टिकल 6 में जो पाकिस्तान से भारत जो आए हैं उनके ऊपर जो भी प्रावधान है वो मैंने बताए थे। उसके बाद भारत से जो पाकिस्तान गए उनके बारे में मैंने आपको बताया। आज हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 8 से। आर्टिकल 8 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इसी आर्टिकल को बेस बनाकर मैंने आपको बताया भी था कि ये जो नागरिकता अधिनियम जो है इसमें 16 देशों का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 16 देश ऐसे बताए गए हैं जिसमें उस कंडीशन में भी नागरिकता दी जा सकती है। सॉरी, इसमें नहीं, ये बताया गया है 2003 में। सॉरी, 2003 में 16 देशों का वर्णन किया गया है। इन 16 देशों के हिसाब से इन 16 देशों में जो लोग रहते हैं उनको दोहरी नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन कुछ शर्तों के ऊपर। इन देशों में है स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इजराइल है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, यूनान है, साइप्रस है, इटली है, फिनलैंड है, आयरलैंड है, नीदरलैंड है, ब्रिटेन व यूएसए है। इन जो देशों में जो भी भारतीय बसे हुए हैं उनको डबल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता दी जा सकती है। और ये जो एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ था उस अमेंडमेंट की के जो समिति बनी थी, एलएम सिंघवी समिति लक्ष्मी प्रसाद सिंघवी जो हैं हमारे बहुत बड़े वकील हैं, इन्होंने इसकी सिफारिश की थी और उसके बाद ये लागू किया गया था। 2003 में इसे लागू किया गया था, जिसमें आर्टिकल 8 को बेस बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 9 पर। विदेशी नागरिकता अर्जित करने पर भारत की नागरिकता समाप्त होना। सिंपल सी बात है, आप दो देशों के नागरिक एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान ने छूट दे रखी है कि आप आर्टिकल 8 को बेस बनाकर जो 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें 16 देशों में छूट दी गई है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्लोजेज हैं। आप वोट नहीं डाल सकते हैं। अगर आप चाहो कि आप जिस टाइम वोटिंग हो आप भारत में आ जाए और भारत के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वोटिंग करें, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि अवसर की समानता चाहिए मुझे। आप सड़क पे खड़े होकर बोल दोगे कि मैं तो इजराइल का नागरिक हूं, या मैं पुर्तगाल का नागरिक हूं, या मैं यूएसए का नागरिक हूं और मुझे 100% आप आरएएस या आईएएस के एग्जाम जो लगते हैं, यूपीपीएससी जो लगता है, उसमें मुझे बराबर का अधिकार से नहीं मिलेगा। अवसर की समानता सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, ओनली एंड ओनली भारत के नागरिक और जो संविधान में अनुसूचित देश है, बस केवल उनके लिए इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसमें ये चीज लागू होगी कि अगर विदेशी नागरिकता अर्जित करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त समझी जाएगी। ये ऑटोमेटिक है। अगर आपने जाके किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्लियर क्लियर। अगले आर्टिकल में चलते हैं। आर्टिकल 10, कुछ स्थितियों में नागरिकता का बने रहना। अब ये कौन सी कुछ स्थितियां हैं? कुछ स्थितियों में नागरिकता का बने रहना। ठीक है, ये कुछ स्थितियां वो है कि संसद कानून बना सकती है। संसद कानून बना सकती है और कानून जो कि हम आर्टिकल 11 में उल्लेख करेंगे, संसद कानून बनाकर कुछ विशेष प्रावधान कर देती है। जैसे अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा सीएए के बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 था, जो 2019 में पास हुआ, उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई। उसमें जैसे भारत के जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी आदि समुदाय के लोग हैं ये भारत में आकर रह सकते हैं। उसमें कुछ क्लोजेस लगाए गए कि 2014 से पहले उनके पास भारत मतलब कितने दिन से वो भारत में रह रहे हैं, बहुत सारे उसमें चीजें थी। तो उसके हिसाब से वो भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो अब उस समय ही वर्णन कर दिया गया। क्यों वर्णन कर दिया गया? क्योंकि उनको पता था कि इस टाइप की समस्याएं पैदा हो सकती हैं और होंगी। हमारे जो संविधान मेकर्स जो थे वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे। उन्होंने बहुत सारी चीजें 50 साल पहले ही भांप ली थी। आज संविधान को लागू हुए लगभग 70 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और जो चीजें हम आज सोच रहे हैं वो चीज वो 70 साल पहले सोच चुके हैं और 99% चीजें वो पहले ही
कयास लगा चुके थे कि इस उस समय क्या परिस्थितियां हो सकती है, आगे जाकर देश में क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती है। तो उन्हीं आर्टिकल्स को आधार बनाकर हम बहुत सारे अमेंडमेंट भी कर रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल भी हमने जोड़े हैं उन्हीं में से, उन्हीं को बेस बना बनाकर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 11 पर। आर्टिकल 11 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि संसद नागरिकता पर विधि बना सकती है, कोई भी कानून बना सकती है, क्योंकि आर्टिकल्स में मुख्य रूप से बेस चीज लिख दी गई कि भाई ये हो सकता है या ये होगा। अब उसके ऊपर आपको पूरा इलेबोरेट या डिस्क्रिप्टिव चीजें चाहिए तो वो पूरे आर्टिकल में नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया, अगर हम ऐसे हर चीज को डिस्क्रिप्टिव करने लगे तो संविधान हमारा पता नहीं कितने हजारों लाखों पन्नों में चला जाएगा। तो उन्होंने बोला कि आप कानून बनाओ, एक्ट बनाओ, उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं कुछ अधिनियम बने हैं, जैसे नागरिकता अधिनियम 1955 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 है, 2003 है, 2005 और 2016 है। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में वही मोटे मोटे बातों का वर्णन है, भारत में जन्मा हो, राज्य क्षेत्र का हो, पंजीकरण करवाया हो, भारत की सीमा क्षेत्र में आ गया हो, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में कुछ और बातें जोड़ी गई, उसमें थोड़ा सा और अमेंडमेंट कर दिया गया, कुछ देशों के बारे में विशेष प्रावधान कर दिए गए, जैसे 2003 में 16 देशों का विशेष प्रावधान कर दिया गया, 2005 में भी बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, और 2016, यानी कि अगर हमें नागरिकता पढ़ना है तो मुख्य रूप से 1955 पढ़ लीजिए, लगभग सभी में वही चीजें हैं। उसके बाद 1986, 2003, 2005 और 2019 में 16 में बिल था, 19 में ये पास हुआ। ये काफी विवादास्पद रहा है और इसके ऊपर बहुत सारे आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन चूंकि अभी एक्ट बन चुका है तो एक्ट मतलब एक्ट, अभी कानून है, इसी के हिसाब से हमारे देश का कानून चलेगा। इसमें बहुत सारे हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, इनको जो अल्पसंख्यक है, स्पेशली पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है कुछ शर्तों के आधार पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के आ जाएगा उसको नागरिकता दे देंगे, नहीं, उसके अंदर जो जो शर्तें लिखी गई है उसके हिसाब से उनको नागरिकता दी जा सकती है। उसके बाद उसके बाद एक चीज और है, भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति, जिनको हम आई थिंक पीआईओ बोलते हैं, पीआईओ जो होते हैं, पीआईओ कार्ड धारक, यानी जिनके माता पिता भारतीय हैं लेकिन वो विदेश में जाके बस चुके हैं और वहां की नागरिकता उन्होंने ले रखी है। अगर वो नागरिकता ले रखी है उसके बाद इंडिया का पासपोर्ट उनके पास है, तो उस कंडीशन में वो 15 साल तक भारत में बिना वीजा के सफर कर सकते हैं। देखो सिंपल बात है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसके माता पिता में से कोई भी भारतीय है और वो बंदा बाहर जाके बस गया है, ठीक है, बाहर जाके बसने के बाद अगर वो व्यक्ति अगर वो जैसे भारत के बाहर जाकर बस गया है और अगर वो भारत, उसका आना जाना लगा हुआ है, भारत में आ रहा है, भारत में जा रहा है और उसके पास भारत का पासपोर्ट है, अगर वो अप्लाई करता है तो उसको पीआईओ कार्ड मिल जाएगा और पीआईओ कार्ड मिलने के बाद वो 15 साल तक बिना वीजा के भारत में यात्रा कर सकता है। ये विशेष सुविधा दी गई है। ठीक है, ये आई थिंक 2005 में दी गई थी। उसके बाद आते हैं हम ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पारीय भारतीय नागरिक, जो कि 2 दिसंबर 2005 को लागू हुआ था और 11 फरवरी 2011 के बाद इनको मतदान का अधिकार भी दे दिया गया। एक्चुअली ये वो ओवरसीज इंडियंस हैं जो बाहर जाके रहने लग गए हैं, इन्हें प्रवासी भारतीय भी कहते हैं। ये इनका क्या सिस्टम है, जैसे मान लीजिए यूएसए में चले गए, वहां की नागरिकता भी ले ली, लेकिन भारत सरकार से इनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होती है और अगर वो भारत के जो सूचीबद्ध देश, अगर उनमें से वो है, अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, कानूनी, क्रिमिनल जो भी है, पैसे वैसे के मामले में, तो सरकार उनको वेरीफाई करके उनको भारत की नागरिकता दे देती है अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 2 दिसंबर 2005। लेकिन काफी इसके ऊपर चर्चा हुई और ये लोग काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं भारत के लिए, तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना इनको वोट देने का अधिकार भी दे दिया जाए, तो इनको 11 फरवरी 2011 के बाद में इनको वोट देने का अधिकार भी दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक मेरा वीडियो आपको पसंद आया है और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपके जो भी सवाल है आप मेरे चैनल पर लेके आइए। आप चैनल पे मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हैं और उसके अलावा आपको जो भी प्लेटफॉर्म लगे वहाँ पर आप वीडियो पोस्ट भी कर सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप मुझे बताइए कि ये, स्पेशली कमेंट से ही बता सकते हैं। तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि ये क्वेश्चंस, मतलब जो भी क्वेश्चंस आपको चाहिए, जिनके आंसर चाहिए, मैं आपको विस्तृत रूप से उनके आंसर्स बता सकता हूँ। ठीक है, और मेरे हिसाब से नागरिकता, चूंकि काफ़ी है नागरिकता, क्योंकि इतना डीपली नागरिकता में पूछा नहीं जाता है, हम काफ़ी डीप जा चुके हैं। और कल हम पढ़ेंगे मूल अधिकार, जो आई थिंक भारतीय संविधान का सबसे बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत टाइम लगने वाला है और इसमें जितने भी केस हैं, स्पेशली
चंपाकम दोरायजन, उसके बाद बेरोबारी, उसके बाद जो भी इसमें संबंधित है, केशवानंद भारती है, मिनरवा मिल्स है, जहां जहां जैसे जैसे आएंगे, ये अपना इंदिरा सानी है, जितने भी केस है हमारे जो इससे रिलेटेड होंगे मूल अधिकारों से, हम उनकी चर्चा अगले वीडियो में, जितने भी वीडियो बनेंगे और जिस जिस आर्टिकल में जिस जिस केस का संबंध होगा उससे हम उसको पढ़ाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, आप इसे पक्का लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने से मेरा मोरल हाई होता है, सब्सक्राइब करने से मेरा मोरल हाई होता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।